डिस्कशन है दैट इज अबाउट एक्सेस प्रेशर। आपका जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट योर एक्सेस प्रेशर। अब ये एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा चीजों पे ध्यान दोगे तो एकदम इंटरेस्टिंग सेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर बोर्ड पे सबको सही सही दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है सुनिएगा ध्यान से। आप एक टब लीजिए, उस टब में पानी भरा हुआ है, उसमें एक पाइप डालिए और पाइप पे फूंक मार के है ना अंदर में बबल बनाइए। बनता है? कभी किया ऐसा? बबल बनता है? अब जरा आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? माइक ऑन रखो, अगर घर में हल्ला उल्ला नहीं हो तो माइक ऑन रखो, आराम से बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक बार हम लोग पाइप को कम डुबाए हैं और फूंक मार के बबल बनाए, और दूसरी बार पाइप को ज्यादा डुबाए हैं और फूंक मार के बबल बनाए। क्या दोनों केस में जो यहां से ताकत लगता है, जो तुमको लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है फूंक मारने में, क्या दोनों सेम होता है? जब हम लोग ज्यादा डेप्थ तक पाइप डुबा देंगे, तो वैसे केस में हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? तब हमको ज्यादा डेप्थ तक है ना पाइप डुबा देंगे, तो वहां हमको ज्यादा ताकत लगा के है ना फूंक मारना पड़ेगा, तब जाके है ना वो बबल क्रिएट होता है। इन सब के पीछे का लॉजिक आज आपको समझ में आएगा, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा गौर से देखो और समझने का कोशिश करो। मान लो कोई एक लिक्विड मेनिस्कस आपके पास है, ये रहा लिक्विड का मेनिस्कस। अभी आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये कॉन्केव है, लेकिन इधर से देखो तो कॉन्वेक्स ऐसे है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, सरफेस टेंशन उसको इधर खींचता है और सरफेस टेंशन उसको इधर भी खींचता है। ये सरफेस टेंशन है जो अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए इसको दोनों तरफ खींच रहा है। एरिया मिनिमाइज करना, तो सरफेस टेंशन इसको दोनों तरफ खींचता है, ठीक है? ऐसे। अब जो सरफेस टेंशन इसको अपनी तरफ खींचता है, जरा गौर करना, कुछ एक एंगल मान लो फाई। अगर ये सरफेस टेंशन है तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया टी का cos फाई, इसी तरह इधर है फाई तो टी का cos फाई, और ऊपर में है टी का sin फाई, टी का cos फाई, ऊपर में है टी का sin फाई। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक, हमारे पास ये जो मेनिस्कस है इसका ऊपर से एक प्रेशर है, सपोज दैट प्रेशर इज P1, और इधर से एक प्रेशर है दैट प्रेशर इज P2। तुम खुद से सोच के बताओ कि इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड का ये जो मेनिस्कस का शेप है जैसे है वैसे ही मेंटेन रहे, लिक्विड के स्पेस का मेनिस्कस जैसे है वैसे ही मेंटेन रहे, तो आपके हिसाब से P1 और P2 में बड़ा प्रेशर कौन है? चलो ठीक है, आप एक बात सोचे हैं, वेरी गुड। अब आप जो लोग P2 बोल रहे हैं वो सोचिए कि अगर ये P2 बड़ा होगा तो बड़ा प्रेशर प्लस T sin फाई मिलके कभी छोटे से बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, इस T sin फाई को बैलेंस करने के लिए P1 को P2 से ज्यादा होना होगा, इसकी टर्म को ऐसे देखो, टू मेंटेन शेप ऑफ मेनिस्कस,
टू मेंटेन शेप ऑफ मेनिस्कस P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि P1 क्यों बड़ा होगा P2 से? उसके पीछे का रीजन है ये सरफेस टेंशन वाला कंपोनेंट, सरफेस टेंशन वाला कंपोनेंट उसके पीछे का रीजन है, ठीक है। उसी के वजह से P1 को P2 से बड़ा होना होगा, P1 को P2 से बड़ा होना होगा, तभी वो मेनिस्कस के शेप को मेंटेन रखेगा, नहीं तो मेनिस्कस ऊपर घूमने लगेगा, मतलब ये इसको दबा देगा। To maintain shape of meniscus, P1 should be greater than P2. P1 should be greater than P2. अब देखो जो इन दोनों के बीच का प्रेशर का डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेशर, इन दोनों में कुछ प्रेशर का डिफरेंस है, कितना है भाई? P1 minus P2. This is called del P and it is called excess pressure. इसी को आप कहते हैं excess pressure. एक्सेस प्रेशर क्या हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है? दो तीन लाइन पे ध्यान दो, दो तीन लाइन पे ध्यान दो। तो जो हमारे इस मेनिस्कस में देखो, इधर वाला जो फेस है वो है कॉनकेव फेस, कॉनकेव, और ये वाला फेस जो है वो कॉन्वेक्स है। समझ पा रहे हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे मान लो ये है, इधर वाले को क्या नाम दोगे, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉनकेव, वेरी गुड, कॉनकेव नाम दोगे, और ये वाला होगा कॉन्वेक्स। तो आप अगर इस पूरी थ्योरी पे ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये लिक्विड का कोई मेनिस्कस है, जैसे कोई ड्रॉपलेट है, जैसे कोई सोप बबल है, जैसे किसी कंटेनर के अंदर पानी है, समथिंग, कोई भी लिक्विड का अगर ये मेनिस्कस है, तो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है, कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है। कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है, कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है। जो दोनों तरफ के प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है, जो दोनों तरफ के प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है, उसको आप एक्सेस प्रेशर कहते हैं। मतलब आप जो इधर से प्रेशर लिखिएगा वो डेल पी लिखिएगा, P1 minus P2, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इसको आप एक्सेस प्रेशर कहेंगे। अभी हम आपसे एक दो चीज पूछते हैं, हमको थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा कि आप चीज को अच्छे से ग्रिप किए हैं। कोई भी लिक्विड का मेनिस्कस जब आप इस शेप में रखेंगे तो किधर का प्रेशर ज्यादा होगा? कॉनकेव की तरफ, कॉनकेव फेस का प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स से ज्यादा होगा, ठीक है। कॉनकेव तरफ का प्रेशर कॉन्वेक्स के प्रेशर से ज्यादा होगा, पहला बात ये है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेस प्रेशर पे क्या होता है? क्या कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर कहलाता है? वेरी गुड। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो एक्सेस प्रेशर होता है। कॉनकेव का प्रेशर एक्सेस प्रेशर नहीं होता। जैसे मान लो इधर का प्रेशर है 1.2 atm और इधर का प्रेशर है 1.6 atm, इधर का प्रेशर है 1.2 atm, इधर का प्रेशर है 1.6 atm, तो एक्सेस प्रेशर कितना है? 0.4 atm इज द एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड से होता है, कॉनकेव साइड से होता है एक्सेस प्रेशर। अब आप इस चीज को देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से। मान लीजिए हम आपके पास लिखते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, ये है लिक्विड ड्रॉपलेट, अंदर में पानी भरा, अंदर से बाहर की तरफ एक एक्सेस प्रेशर है, अंदर से बाहर की तरफ एक एक्सेस प्रेशर है डेल पी। आपके पास है सोप बबल, आपके पास है सोप बबल, सोप बबल, ये सोप बबल में अंदर भी है बाहर भी अंदर, फिर भी कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड की तरफ एक प्रेशर है दैट इज डेल पी। और तीसरा होता है एयर बबल इनसाइड लिक्विड, एयर बबल इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर का एयर बबल,
उसमें ये बबल होगा, अंदर में एयर होगा, चारों तरफ लिक्विड होगा। ठीक है, अंदर में एयर होगा, चारों तरफ लिक्विड होगा, फिर भी कॉनकेव साइड से कॉन्वेक्स साइड की तरफ का प्रेशर होगा, दिस इज एक्सेस प्रेशर डेल पी। हमेशा एक्सेस प्रेशर हमारे कॉनकेव साइड की तरफ से लगता है। कॉनकेव ऐसा वाला इधर से लगेगा, इधर से लगेगा उधर की तरफ, इसको आप कहते हैं एक्सेस प्रेशर। अब हम आज आपका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि इस केस में एक्सेस प्रेशर का वैल्यू आता है 2p/r, इस केस में एक्सेस प्रेशर का वैल्यू आता है 4p/r, और इस केस में एक्सेस प्रेशर का वैल्यू आता है 2p/r। ये सब डेरिवेशन आज होगा, सब डेरिवेशन होगा। अब देखो जरा और लॉजिक डेवलप करो, थोड़ा चीजों को और अच्छे से आंसर देने का कोशिश करो। चलो जी, दिमाग दौड़ाना, देखना है ध्यान से। क्वेश्चन एक एग्जांपल है, मेरे पास ये 3 बीकर है, इस बीकर में जो लिक्विड है वो इस तरह का मेनिस्कस बनाता है, इस बीकर में जो लिक्विड है वो ऐसा मेनिस्कस बनाता है, और इस बीकर में जो लिक्विड है वो इस तरह का मेनिस्कस बनाता है। हर किसी के ऊपर में एयर है, एटमॉस्फेयर का एयर है। 3 अलग अलग बीकर है या फिर मानो ट्यूब है, उसके अंदर जो लिक्विड डाला गया, इसमें बनाया इस तरह का शेप, यहां बनाया ऐसा, यहां बनाया ऐसा। ऊपर में एयर है, एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, हर जगह ऊपर से 1 atm लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ओके, अब हम आपको 3 पॉइंट देते हैं, एक पॉइंट है यहां ए, एक पॉइंट है यहां बी, और एक पॉइंट है यहां सी। आपको इन तीनों पॉइंट को प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, ए बी सी, इन 3 पॉइंट को प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? सर एक्सेस प्रेशर सर, यस हम बोल रहे हैं प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। अरेंज A, B and C on the basis of increase in pressure value। ठीक है, आप लोग अच्छे से इधर वाला नोट कीजिए, आपके पास हम 5 मिनट समय देते हैं, नोट भी कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, आपसे पूछेंगे फिर। देखिए, आपके पास ये सिखाया गया इधर कि हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा कॉन्वेक्स से। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 atm है तो यहाँ 1 atm माइनस डेल पी है, यहाँ 1 atm है तो यहाँ 1 atm प्लस डेल पी है, और यहाँ मेनिस्कस फ्लैट है तो ऊपर अगर 1 atm है तो नीचे भी 1 atm है। समझे क्या? अगर आप प्रेशर ए पॉइंट का लिखिएगा तो 1 atm माइनस डेल पी होगा, अगर आप प्रेशर बी पॉइंट का लिखिएगा तो 1 प्लस डेल पी होगा, और प्रेशर सी पॉइंट का आप देख ही रहे हो 1 atm है। आप में से बहुत कोई शायद इस बात को लेके कंफ्यूजन में फंस गया कि सर किसको कम किसको ज्यादा करें। एकदम सिंपल सा थ्योरी है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? डेल पी ज्यादा होगा। कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से डेल पी ज्यादा होगा। अब क्या है, यहां पे 1 atm है तो यहां पे कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड, तो कॉन्वेक्स साइड में डेल पी कम दिखाओ। यहां 1 atm है, ये कॉनकेव साइड है तो कॉनकेव साइड में डेल पी ज्यादा दिखाओ, और यहां पे कोई कर्वेचर ही नहीं है तो 1 atm तो 1 atm। क्या तुमको समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो सबसे ज्यादा प्रेशर बी का, उससे कम सी का, और सबसे कम प्रेशर ए का। ठीक है, बी का प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम सी का प्रेशर, और सबसे कम ए का प्रेशर। ये तरीका है आपको समझने का। चलिए
यहां से आपका दिमाग बनना स्टार्ट हुआ है। अब आगे हम लोग इसके बारे में डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि हाउ दे कम, कैसे डेल पी का वैल्यू 2t/r 4t/r या 2t/r आता है, इसके बारे में देखिए। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। कंप्लीट? यस एक्चुअली हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन फॉर एक्सेस प्रेशर inside liquid droplet। हम लोग के पास कोई एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, हम लोग को उसी के अंदर का जो एक्सेस प्रेशर है, जो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला में बता चुके हैं 2t/r आता है, वो कैसे आता है ये हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, अभी देखो, मान लो ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है r, अंदर से बाहर की तरफ इस पे लग रहा है एक्सेस प्रेशर डेल पी, अंदर से बाहर की तरफ इस पे लग रहा है एक्सेस प्रेशर डेल पी। अब देखो, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर डेल पी देयर इज फोर्स that F is equals to pressure into surface area। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे आप तो देखो, हम लोगों के पास अगर एक्सेस प्रेशर डेल पी है तो उसको जब हम लोग इस सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर से बाहर की तरफ का फोर्स हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये जो आपको ड्रॉपलेट दिखाई दे रहा है ना, उसके रेडियस में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया। जैसे उसका रेडियस पहले r था, अभी उसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया है, एकदम थोड़ा सा इंक्रीज है, उसको हम लोग डेल r कह रहे हैं, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। अब देखो, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हम बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस डेल r देयर इज वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर फोर्स। एक्सेस प्रेशर का जो फोर्स है, एक्सेस प्रेशर का जो फोर्स है वो वर्क करा, एंड दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह क्या आप लिखेंगे, डेल पी डॉट 4 पाई r स्क्वायर और साथ में है डेल r। दिस इज वर्क, इक्वेशन 1। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। दिस इज 1/2। अब जरा आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई ठीक है, उसको एक्सपेंड करने में अंदर का जो एक्सेस प्रेशर का फोर्स था वो वर्क किया, कोई बता सकता है ये वर्क कहां गया? सर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। वेरी गुड। क्या आपको याद है लास्ट आप सरफेस एनर्जी का एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिराइव करके गए थे, T इंटू डेल A? यस सर। This work done will be equals to change in potential energy of free surface of liquid। तो आप लिख सकते हैं वर्क विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हैं सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, अब देखो
This work will be equals to surface tension area final minus area initial. This work will be equals to surface tension area final लेंगे तो 4 पाई, रेडियस फाइनल है r प्लस डेल r का स्क्वायर। देखो देखो देखो, अब फाइनल रेडियस तो r प्लस डेल r होगा ना इसके लिए, और इनिशियल रेडियस है 4 पाई r स्क्वायर। बोलो जी बोलो, ये समझ में आया? ये लाइन आपको समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकली आप एक्सपेंड कर दीजिए, काम खत्म। t दोनों में 4 पाई है, बाहर निकालिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर। देखते चलो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। दिस वर्क इज t डॉट 4 पाई। आगे देखो, डेल आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल आर। अब आप देखिए, आप थोड़ा दिमाग पे गौर कीजिए, एरर एनालिसिस। क्या आपको याद है डेल आर काफी छोटा होता है तो उसका स्क्वायर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं? यस सर। Since del r is small, so del r square can be neglected. Del r square can be neglected, उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। जब आप इस del r के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, जब आप इस del r के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके इस वर्क के लिए राइट हैंड साइड में बचेगा t इंटू 4 पाई और साथ में 2r del r, 2r del r। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो, इक्वेशन 1 में भी वर्क का वैल्यू आया हुआ है, इक्वेशन 2 में भी वर्क का वैल्यू आया हुआ है। जो यहां काम हुआ है वही यहां स्टोर हुआ है, तो क्या ये दोनों वर्क बराबर है? यस सर। From equation 1 and 2 आप यहां से लिखे लेफ्ट हैंड साइड del p डॉट 4 पाई r स्क्वायर del r, और यहां से राइट हैंड साइड t डॉट 4 पाई 2r del r, t डॉट 4 पाई 2r del r। एकदम लास्ट तक दिखाई दे रहा है 4 पाई 2r del r, ये वाला लास्ट तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम यहाँ दोबारा लिख दे एक बार, रुक जाओ। del p डॉट 4 पाई r स्क्वायर दोबारा लिख रहे हैं इनटू del r इज इक्वल्स टू t डॉट 4 पाई 2r del r। ये ना, अब जरा गौर कर भाई, del r से del r कैंसिल, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो del p इज इक्वल्स टू बचा देखो 2t और ये नीचे चला गया r। दिस इज योर एक्सप्रेशन, del p is equals to 2t by r। Is this clear? यस सर। और रखना माइक, कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। मेरे पास लिक्विड ड्रॉपलेट था, तो लिक्विड ड्रॉपलेट हैव वन फ्री सरफेस, एक ही फ्री सरफेस है इसका। लेकिन जब आप लिक्विड ड्रॉपलेट के जगह पे सोप बबल लेते हैं तो सोप बबल के पास 2 फ्री सरफेस होता है। इज दिस क्लियर? जब आप उसका ये डेल ए निकालिएगा तो डेल ए में यहां 2 से मल्टीप्लाई चलेगा, 2 से अंदर बाहर 2 से मल्टीप्लाई चलेगा। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई चलेगा तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होने की जगह दैट बिकम्स 40 बाय r। ओके, और जब आप कोई एयर बबल लिक्विड के अंदर लेते हैं, तो उसके अंदर भी तो एक ही सरफेस होता है ना, अंदर में एयर होता है, बाहर तो पानी होता है। तो एक फ्री सरफेस होने की वजह से अगर कोई एयर बबल पानी में है तो भी उसका एक्सेस प्रेशर 2t by r ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर में एयर रहेगा, बाहर लिक्विड है। तो तीन चीज, del p लिक्विड ड्रॉप
से बात कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए बढ़िया से। समझिए, तो एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपके पास है कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्रेशर जो किसी भी लिक्विड मेनिस्कस के कॉन्केव फेस की तरफ से लगता है कॉन्वेक्स की, कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है, और जो डिफरेंस होता है कॉन्केव साइड के प्रेशर और कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर में, उसी को हम लोग एक्सेस प्रेशर के नाम से जानते हैं। वैल्यू भी आपके सामने है, रखा हुआ है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बोला गया, देखो भाई ये लिक्विड का सरफेस है, मान लो आपके पास एक बाल्टी पानी है, ये ऊपर वाला सरफेस है, आप इसमें एक पाइप डुबाएं, पाइप को आप यहां से h डेप्थ नीचे ले गए और यहां पे आप एक एयर बबल बनाना चाहते हैं, यहां पे आप एक एयर बबल बनाना चाहते हैं जिसका रेडियस है स्मॉल r, तो आपको ऊपर से फूंक मारना पड़ेगा, ऊपर से फूंक मार के गैस को भेजना पड़ेगा। तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट करे ऊपर से, लिक्विड का डेंसिटी रो है, एक्सटर्नल एजेंट ऊपर से कितना प्रेशर से फूंक मारे कि नीचे ये बबल क्रिएट हो पाए। कैन यू थिंक दैट व्हाट इज द वैल्यू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कुछ उससे थोड़ा और आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दो और प्लस बाकी सर h rho g प्लस पाई r स्क्वायर। h rho g ठीक है, पाई r स्क्वायर कहां से है? देखो दो को काम हो गया है, एक को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस h rho g, दो को हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस h rho g हो गया। एक और चीज जो अभी पढ़ा है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होगा, दैट इज डेल पी। प्रेशर आउटसाइड बबल, अगर हम बबल के बाहर का आपको प्रेशर पूछे, देखो मान लो ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 1, अगर हम बबल के बाहर का प्रेशर पूछे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस h rho g, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस h rho g, लेकिन प्रेशर इनसाइड बबल अगर हम पूछे तो अंदर में बाहर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g और प्लस डेल p। अब तुम्हारे पास ये जो डेल p लगना है वो हमारे एयर बबल का लगना है, तो एयर बबल का डेल p है 2p/r। इज दिस क्लियर? यस सर। इसीलिए हम आपसे शुरुआत में आज एक बात पूछे थे कि देखो भाई इसको इसमें डुबाएं, अब अगर हम बहुत अंदर डेप्थ तक ले जाएंगे, फूंक मारेंगे तो हमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, कारण ये है कि आपका h बढ़ जाएगा। कम हाइट तक डुबाइएगा कम h रहेगा, कम प्रेशर चाहिए आपको, कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज्यादा h तक डुबाइएगा, ज्यादा h हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 2p/r ये तो हमेशा सेम रहेगा। इज दिस क्लियर? चल एक और क्वेश्चन देखो, खत्म करें इसको, ये लास्ट है। आप लोग कभी सोप बबल को हवा में उड़ाए हैं? सोप बबल हवा में ऐसे उड़ाए हैं? यस सर। यस सर। प्रैक्टिकली सोच के बताना, दो सोप बबल हवा में अगर एक दूसरे के साथ थोड़ा मिल जाए, फूटे नहीं, कंबाइन नहीं करें, आपस में आके थोड़ा हल्के से सट जाए, सटने के बाद एक नए तरह का फिगर बनता है। आप देखें इस फिगर को, देखिए
ये मान लीजिए एक सोप बबल है और ये दूसरा सोप बबल है, दोनों मिला। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो जहां ये मिलता है वहां इंटरफेस पे एक नया कर्वेचर बनता है। कभी देखा है? यस सर। मान लो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। आपको इस इंटरफेस कर्वेचर का इंटरफेस रेडियस कितना होगा आपको ये बताना है। इंटरफेस पे जो रेडियस होगा वो कितना, आप देख लीजिएगा, आप है ना आज ही घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। थोड़ा हवा में है ना एक ही बार में 10-20 बबल बना दो, देखना कोई दो होगा जो आपस में आके चिपक जाएगा, हल्का सा, फूटना नहीं चाहिए। तो देखना जो इंटरफेस बनेगा ना उसका एक अलग कर्वेचर होगा, ना वो इसका होगा ना इसका होगा, एक अलग कर्वेचर। तो उस कर्वेचर के पीछे का लॉजिक चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन हम ही बता देते हैं, आपके पास तो पूरा बुक पड़ा हुआ है, डीपीपी पड़ा हुआ, आपको जहां से बनाना बनाइए। चलिए सुनिए, एक सिंपल सा थ्योरी समझिए। इस बड़े वाले ड्रॉपलेट का एक एक्सेस प्रेशर है del P1, इस छोटे वाले ड्रॉपलेट का एक एक्सेस प्रेशर है del P2, करेक्ट? रेडियस देख लो दोनों को। del P1 बबल है, हम लिख रहे हैं 40/R1, और del P2 बबल है, हम लिख रहे हैं 40/R2। बिकॉज आप देख ही रहे हो कि R2 जो है वो छोटा है R1 से, तो क्या एक्सेस प्रेशर 2 बड़ा होगा एक्सेस प्रेशर 1 से? यस सर। मतलब इधर वाला एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, इधर वाला कम है। तो जो मेरा नेट इंटरफेस बना है, देखिए क्वेश्चन भी बनाने में सोचना पड़ता है पहले, ऐसे इजी नहीं होता है, आसान आंसर इजी होता है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हमको पहले से पता है कि हाँ भाई इधर वाला प्रेशर बड़ा आएगा क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, इसलिए हम कॉनकेव फेस इधर बनाए। ओके, नहीं समझा? तो क्या हम ऐसे लिख दें कि del P नेट एक्सेस प्रेशर जो कॉनकेव फेस का होगा वो del P2 माइनस del P1 होगा, 40/R2 माइनस 40/R1 होगा, और ये आपको होगा 40 बाई जो नया कर्वेचर का रेडियस है R, इसका जो नया कर्वेचर का रेडियस है R, ये वाला। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ 40 को कैंसिल कर लो, 40 को कैंसिल कर लो और कैलकुलेशन देख लेना तुम। अब 1/R इज 1/R2 माइनस 1/R1, ये रहा आपका आंसर। आप R निकाल दीजिए आंसर। क्या यहां किसी को समझने में दिक्कत? आवाज नहीं आई? नो सर। फिर से देखना, ये कर्वेचर का कॉनकेव फेस राइट में क्यों आया? ये कर्वेचर का कॉनकेव फेस राइट में ही क्यों आया? क्योंकि सर प्रेशर ज्यादा है, स्मॉल प्रेशर ज्यादा है। ये del P2 बड़ा है del P1 से, इधर वाला एक्सेस प्रेशर ज्यादा है तो कॉनकेव इधर ही बनेगा। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन रखने जा रहे हैं ना जो देखने में बहुत इजी है, बाकी आप समझ जाइए। देखो क्वेश्चन, एक बड़ा सोप बबल है बड़ा सा, और एक छोटा सोप बबल है। एक बड़ा सोप बबल है, एक छोटा सोप बबल है, और इन दोनों को एक पतले से पाइप से आप मिला दिए। जब आप पाइप से मिलाइएगा तो अब कुछ होगा। अब आप सोचिए क्या होगा, हम नहीं जानते कुछ। हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बोलिएगा इसमें से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, R1 increases, R2 decreases. Second option, R1 decreases,
कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड? ऑप्शन फर्स्ट सर, इज 46, ऑप्शन थर्ड के बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है सुन लिए। हाँ, आप लोग सबको अपने अपने दिमाग में रखे ना एक चीज, सब अपना माइक ऑफ रखना। एक स्टूडेंट जो मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है, बात करना चाहता है, प्लीज से आंसर। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन क्यों रोहित? सर क्योंकि R2 में प्रेशर ज्यादा है, R1 में प्रेशर कम है। और आगे सही है। और आगे सर इसीलिए R2 से एयर जाएगा R1 में। वेरी गुड। देखिए, यहां दोनों को बराबर मत कीजिए, बराबर नहीं करना है। आप ऐसे समझिए कि R2 के अंदर का प्रेशर del P2 है, R1 के अंदर का प्रेशर del P1 है। आप फिगर ही देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि R2 जो है वो R1 से छोटा है, तो del P2 बड़ा होगा del P1 से। तो एयर आपके इस छोटे से बबल से फ्लो करेगा बड़े से बबल में। ओके, जैसे जैसे छोटे बबल से एयर निकल के बड़े बबल में जाते रहेगा, छोटे बबल से एयर निकल के बड़े बबल में जाते रहेगा, छोटा और छोटा होते जाएगा, बड़ा और बड़ा होते जाएगा, छोटा और छोटा होते जाएगा, बड़ा और बड़ा होते जाएगा। R1 increases and R2 decreases। वेरी गुड। जिन का यही आंसर था वेरी गुड, जिनका नहीं था समझ गए ना क्या हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो नोट करो फटाफट, नोट करो यहां तक। एक्सेस प्रेशर में यही था, खत्म। देखिए, अगले सेक्शन में जो हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। देखो जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी आप याद कीजिए। आप यूनिट एंड डायमेंशन से इसके कोफिशिएंट्स को लेके परेशान थे। यूनिट एंड डायमेंशन में एक बहुत ही फेमस कोफिशिएंट बार बार आपसे पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। याद आया किसी को? यस सर, ml-1 t-1। बिल्कुल सही। ml-1 t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज आप उस प्रॉपर्टी के बारे में देखने जा रहे हैं। आपके पास लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो नदी में लिक्विड बह रहा है, लिक्विड नदी में बह रहा है। देखिए, आपको जादू समझना पड़ेगा, ठीक है, तब आप यहां समझो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। पानी बह रहा है, आप उसमें से अपना फिजिक्स का पढ़ाई करने के लिए एक सैंपल कट कर लिए, बहते हुए पानी में एक सैंपल कट कर। वो सैंपल कहां है? देखो यहां, वो लिक्विड का ये सैंपल इस तरह की शेप में। अब इसमें ये उस लिक्विड का नदी का बेड है, ये उसका पहला लेयर, मतलब नीचे वाले लेयर के बाद लिक्विड का अलग अलग लेयर, लिक्विड का अलग अलग लेयर है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचते चलना। लिक्विड का बहुत सारा लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 20वां, 1000वां, ऐसा बहुत सारा लेयर। समथिंग लाइक दैट। सबसे टॉप वाला लेयर सबसे तेज वेलोसिटी से फ्लो करता है। आपको पता है लिक्विड का या नदी में जो आप करंट देखते हैं ना, नदी में जो पानी का आप करंट देखते हैं, सबसे ज्यादा आपका ऊपर वाला करंट होता है। yes, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं करंट घटता है, और लिक्विड का जो लेयर
लिक्विड का जो लेयर नीचे बेड के साथ कांटेक्ट में होता है उसका तो वेलोसिटी जीरो होता है। लिक्विड का वो लेयर जो बेड के साथ, नीचे वाले बेड के साथ कांटेक्ट में होता है, उसका वेलोसिटी जीरो होता है। अब देखो हुआ आप सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी मैक्सिमम टॉप लेयर, और सबसे कम वेलोसिटी नीचे जीरो। बॉटम लेयर। अब इसके बाद हर एक लेयर में जैसे जैसे आप इससे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ते जा, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ते जा, ठीक है। हर जगह नीचे वाले से ऊपर वाले का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, नीचे वाले से ऊपर वाले का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। अब देखो क्या है कि मान लो जैसे इसको हम x इक्वल्स टू 0 लिखे, इस पॉइंट को x इक्वल्स टू 0 लिखे, किसी इस पॉइंट को x इक्वल्स टू x लिख दिए, उससे थोड़ा ऊपर x इक्वल्स टू x प्लस dx है। तो जब इसका वेलोसिटी 0 है तो x इक्वल्स टू x पे वेलोसिटी v है और इसके ऊपर वाला वेलोसिटी v प्लस dv है। फिर से सबसे नीचे वाला बेड x इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0, यहां से x हाइट ऊपर, x इक्वल्स टू x, v इक्वल्स टू v, यहां से x प्लस dx हाइट ऊपर, v प्लस dv। दिखाना ये चाहते हैं हम आपको कि नीचे वाले लेयर के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी, फिर इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला थोड़ा और ज्यादा वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला थोड़ा और ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अब देख, नेचर का तो रूल है, आपके सोशल लाइफ में भी होता है, नेचर में भी होता है कि कोई आगे बढ़ेगा तो उसका टांग खींचो, क्या बोलते हो? यस सर। तो फ्रिक्शन इसी को कहते हैं आप। जैसे आप सॉलिड फ्रिक्शन पढ़े थे कि अगर आप किसी सॉलिड धरातल पर, सॉलिड सरफेस पे अगर आपका पैर आगे या पैर पीछे स्लिप करना चाहेगा, रिलेटिव मोशन शो करना चाहेगा, तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा जो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। वही चीज लिक्विड फ्रिक्शन में यहां काम आता है, वही चीज लिक्विड फ्रिक्शन में यहां काम आता है। नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले सरफेस का वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है, तो नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला सरफेस जब आगे जाने का कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा। फिर से नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला सरफेस जब आगे जाने का कोशिश करेगा तो नीचे से एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। दैट लिक्विड फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, दैट लिक्विड फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। फिगर बनाने का जगह छोड़ो, नीचे स्टेटमेंट लिखो। लिखिए, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड। अच्छा यहां रुकते, एक बात पूछते, तुम्हारे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, क्या उसमें विस्कोसिटी का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? नो सर। क्योंकि सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, कोई फोर्स नहीं। बहते हुए पानी में फ्रिक्शन। अच्छा, उसी पानी के अंदर तुम अपना हाथ डाल के हाथ को आगे पीछे किया, आप बताओ तुमको फोर्स का सामना करना पड़ेगा? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए, क्या बोल रहे थे, क्या लिख रहे थे? ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड ना? लिखो, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड that frictional force which exists between, that frictional force which exists between two contact layers of liquid, two contact layers of liquid which shows
relative motion with respect to each other which shows relative motion with respect to each other which shows relative motion with respect to each other to oppose their relative motion comma is known as force of viscosity, is known as force of viscosity. ठीक है, अब आइए इधर ध्यान से। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी proportional to area of contact layer force of viscosity proportional to change in velocity per unit length, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए आपके पास एक वर्ड आ गया ग्रेडियंट, आपको उसका मतलब क्लियर पहले भी बताया गया, फिर से एक बार आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। नेचर में जो भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है ना, जैसे कोई मान लो मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है, मेरा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मेरा एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है, मेरा फोर्स चेंज कर रहा है, मेरे बोलने का जो साउंड का इंटेंसिटी है वो चेंज कर रहा है। लाइट बल्ब से जो रोशनी निकल रहा है उसका लाइट उस बल्ब के नजदीक में ज्यादा है, बल्ब से दूर में कम है, ये चेंज करना है। तो पता है आपको जनरली फिजिकल क्वांटिटी का चेंज दो तरीके से होता है, एक समय के साथ और दूसरा पोजीशन के साथ। समय के साथ जो चेंजेस होता है उसको आप रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ओके। जैसे पोजीशन का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स है, एक्सेट्रा। और कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज करता है, जैसे बल्ब के नजदीक में लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है और बल्ब से दूर जाइएगा तो लाइट का इंटेंसिटी कम होगा। यहां पे इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है। नीचे में रहिएगा वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ हो रहा है। ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन जो डिस्टेंस के साथ होता है उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जरा एक चीज सोचना, वेलोसिटी का चेंज राइट की तरफ है, क्या मेरा फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है या राइट की तरफ? विस्कस फोर्स किधर लग रहा है, वेलोसिटी के इंक्रीज के डायरेक्शन में या अपोजिट में? अपोजिट में। ये रहा मेरा विस्कस फोर्स। तो याद रखना यहां लगता है माइनस साइन। वेलोसिटी बढ़ेगा राइट में तो विस्कस फोर्स लगेगा लेफ्ट में, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा लेफ्ट में तो विस्कस फोर्स लगेगा राइट में। जो लेयर का जिधर वेलोसिटी होगा विस्कस फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। इन दोनों चीज को अगर आप मिला दीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड माइनस del v by del x। प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है ईटा। आप इसी विस्कस फोर्स को लिखते हैं माइनस ईटा ए del v by del x, माइनस ईटा ए del v by del x। दिस इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा और आगे आइए, देखिए ध्यान से समझिएगा। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी
माइनस ईटा ए डेल बी बाई डेल एक्स, जहां डेल बी बाई डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस जिस पे आप ये चेंज ले रहे हैं, वो डिस्टेंस जिस पे आप ये चेंज ले रहे हैं। जैसे मान लो मेरे इस नदी का पूरा गहराई, मान लो मेरे नदी का पूरा गहराई है 2 मीटर, और हम बोलेंगे कि ऊपर वाला जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो है ना 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, तो ऊपर दे दिए 10, नीचे 0 पता है, ये हाइट पता है 10 मीटर। तो यहां लेंगे डेल बी के जगह पे 10 माइनस 0 और नीचे लेंगे 2 माइनस 0, 10 माइनस 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय x फाइनल 2 मीटर माइनस x इनिशियल 0। समझ में आया क्या? यस सर। तो आप डिस्कस फोर्स लिखते हैं माइनस ईटा ए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल। ये सब फॉर्मूला है, एकदम याद होना चाहिए। नेगेटिव साइन का मतलब क्लियर है। अब आइए थोड़ा ईटा के ऊपर काम करते हैं। इसमें आखिर ईटा का रोल क्या है? ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ईटा डायमेंशनली इट इज ml माइनस 1 t माइनस 1। तो यूनिट वाइज जाइएगा तो एक बार आप लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अगर आप सीजीएस लिखिएगा तो आप लिखिएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझिएगा ध्यान से, सीजीएस यूनिट जो आप देख रहे हो, सीजीएस यूनिट को हम लोग कहते हैं पॉइज। सीजीएस यूनिट जो आप देख रहे हो उसको हम लोग कहते हैं पॉइज, ठीक है? सीजीएस यूनिट जो आप देख रहे हो उसको पॉइज कहते हैं, और जो एसआई यूनिट आप देख रहे हो उसको हम लोग कहते हैं डेका पॉइज। CGS unit is called poise and SI unit is called decapoise. There is some relation between CGS unit and SI unit. आप अगर चाहो तो यूनिट एंड डायमेंशन से कन्वर्ट कर लो, बट हम अभी ऐसे ही आपको लिख दें 1 decapoise is equals to 10 poise। 1 decapoise हमेशा ध्यान रखना 10 poise के बराबर होता है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी तरह 1 डेकापॉइस जो है वो 10 पॉइस के बराबर होता है। यह है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड का खुद का प्रॉपर्टी है, लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जैसे सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी है, उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का प्रॉपर्टी है। आपको किसी लिक्विड का ईटा जनरली दिया जाता है, जैसे सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया जाता है, ठीक है? तो ये रहा सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, तब ये और अच्छे से क्लियर हो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पे एक लेक है, यहां पे लेक है, इस लेक का अपना गहराई है 3 मीटर, लेक का अपना जो डेप्थ है दैट इज 3 मीटर। आप इसके ऊपर एक नाव रखे हैं, बोट है, बोट। इस बोट का जो बेस का एरिया है वो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। बोट के बेस का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, बोट के बेस का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब सुनो क्या हो रहा है। यहां पे एक पर्सन खड़ा है, वो चाहता है कि एक रस्सी की मदद से इस बोट को अपनी तरफ खींचे विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। वो चाहता है रस्सी की मदद से उस बोट को अपनी तरफ खींचे विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ओके? तुमसे ये बोला गया कि भाई देखिए यहां जो लिक्विड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है मान लो 100 पॉइंट्स। फाइंड फोर्स ऑफ
external person to pull the boat with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। आपको उस एक्सटर्नल पर्सन का फोर्स निकालना है जिससे कि वो बोट को अपनी तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से खींच सके। इतना सारा नोट कीजिए और उस पर काम कीजिए, नहीं बनेगा बताएंगे, पहले आप सोचिए फिर मेरा काम, ठीक है? चलिए नोट कीजिए इतना। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पहले उस लॉजिक को आप समझने का कोशिश करें। देखिए अगर हमारे पास ये लेक है तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है जहां x का वैल्यू 0 है वहां वेलोसिटी 0 है और हाइट इसका 3 मीटर है, इसका मतलब यहाँ x 3 मीटर है और इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। अगर आप विस्कोसिटी के फोर्स को देखिएगा तो जब ये पर्टिकुलर बोट लेफ्ट की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, जब ये बोट लेफ्ट की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है तो याद रखना कि विस्कस फोर्स राइट की तरफ इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, विस्कस फोर्स राइट की तरफ इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप विस्कस फोर्स के सहारे इसको छोड़ देंगे, देखिए ना, सुनिए एक एक्सपेरिमेंट समझ, हम एक बार उसको झटका से खींच के छोड़ दें तो क्या वो कांस्टेंटली 6 मीटर पर सेकंड से बोट मेरी तरफ आते रहेगा? नहीं, वो स्लो डाउन होगा, वो घटेगा क्योंकि विस्कस उसको अपोज कर रहा है, स्लो करेगा। इसलिए हमको लगातार विस्कस के बराबर का फोर्स उस धागे पे, उस स्ट्रिंग पे, उस रोप पे लगाते रहना पड़ेगा ताकि विस्कस फोर्स के बराबर हम फोर्स लगाते रहें और वो बॉडी मेरी तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आता रहे। क्लियर है? यस सर। So F external required is negative of force of viscosity minus force of viscosity में ऑलरेडी होता minus eta a del v by del x, माइनस माइनस खत्म, eta के जगह पे सबसे पहले यहाँ देखिए 100 पॉइंट्स है तो क्या हम इसको 10 डेका पॉइंट्स ले लें? यस सर। एरिया 2 मीटर स्क्वायर। अब वेलोसिटी देखो ऊपर 6 है नीचे 3 है, सॉल्व कर लो जो आया वही आंसर 6 2 12 इससे ये कटा 2 2 2 4 40 यूनिट हो गया न्यूटन, ऐसा यूनिट 40। समझ में आया सबको? चलिए ये था आपके पास आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक जिसमें आप एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़े, दूसरा आप पढ़े विस्कोसिटी। नेक्स्ट टाइम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का आप न्यूमेरिकल्स है ना कंप्लीट करें और अगले दिन से जो आपका डाउट होगा शुरुआत में एज इट इज जैसे डाउट देखते थे वैसे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी जस्ट अ मिनट।